गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी हमने, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट यानी उष्मागतिकी फर्स्ट। उसमें हमने कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार में यूज की जाती हैं, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने टाइप ऑफ सिस्टम, जो कि दो प्रकार से किए गए थे सिस्टम का क्लासिफिकेशन। एक तो इसमें सिस्टम और सराउंडिंग में मैटर और हीट के एक्सचेंज के बेस पे तीन प्रकार के सिस्टम थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। और सेकंड, उस सिस्टम के कंपोजिशन के बेस पे भी सिस्टम दो प्रकार के बनाए थे हमने, होमोजीनस सिस्टम और सेकंड था हेट्रोजीनस सिस्टम। यहाँ तक का अपना कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद देखें आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसके अलावा दो दिन छोटे छोटे टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लिखें इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम के गुण है वो हमें यहाँ पे पढ़ने। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि सिस्टम के गुण हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम होता है अपना निकाय, उसके गुण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से रहेंगे वो देखें यहाँ पे। फर्स्ट तो रहेगा इसमें टाइप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और सेकंड रहेगा इसमें, सेकंड टाइप रहेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दो प्रकार की प्रॉपर्टी है जिनकी स्टडी में यहाँ पे करनी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिनको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म भी बोलते हैं, मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, गहन या अविस्तृत गुणधर्म, गहन या अविस्तृत गुणधर्म। दो प्रकार की होगी अपनी प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों को हमें बारी बारी से पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो अपने दो प्रकार की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखें वापिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिसको बोलेंगे हम मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम में उपस्थित जो भी पदार्थ है उस पदार्थ की क्वांटिटी यानी कि मात्रा पर निर्भर करती है। नाम भी इसका हिंदी में क्या है, मात्रात्मक गुणधर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि सिस्टम के वे गुण या वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की क्वांटिटी या मात्रा पर निर्भर करते हैं, वे गुणधर्म सिस्टम के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म कहलाते हैं। अब इसमें आता है एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे गुणधर्म है जो कि मात्रा पर निर्भर करते हैं सिस्टम की। तो देखें इसमें आयतन जो होता है अपना वॉल्यूम, वो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है। जितना पदार्थ, जितनी मात्रा है पदार्थ की, मान लीजिए इतना पदार्थ है, इतनी मात्रा में उपस्थित है तो इसका आयतन इतना होगा। यदि पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयतन क्या हो गया, आयतन मात्रा पे निर्भर कर रहे हैं। तो आयतन इस सिस्टम का क्या हो गया, यहाँ पे आयतन क्या हो गया, मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म हो गया। उसके बाद में सेकंड गुणधर्म हो जाएगा इसका मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, मात्रात्मक गुणधर्म, क्योंकि कोई भी सिस्टम है उसमें यदि कम मात्रा में पदार्थ उपस्थित है तो उसकी द्रव्यमान भी कम हो गया। यदि पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयतन और द्रव्यमान दोनों ही क्या कहलाएंगे, इसके विस्तृत गुणधर्म है वो कहलाते हैं। इसके अलावा अपनी जो एंथैल्पी है H, एंट्रोपी है S, गिब्स मुक्त ऊर्जा है G, मोलों की संख्या है N, ये सारे के सारे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। ठीक है, और इसके अलावा हम बोले ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे मात्रात्मक या विस्तृत गुणधर्म
कहलाएंगे, एग्जाम्पल रहेंगे इसकी। और ये सभी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सेकेंड गुणधर्म कौन से रहेंगे, तो सेकेंड रहेंगे इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इनको हिंदी में बोला जाएगा गहन या अविस्तृण गुणधर्म। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा गहन या अविस्तृण गुणधर्म। डेफिनेशन क्या रहेगी इनकी, कि सिस्टम की वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की क्वांटिटी यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पदार्थ की जो प्रकृति होती है, सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की नेचर यानी उसकी प्रकृति पर निर्भर करती हैं, वे गहन या अविस्तृण गुणधर्म कहलाते हैं। तो किसी भी सिस्टम के वे गुणधर्म जो सिस्टम में प्रेजेंट पदार्थ की क्वांटिटी या मात्रा पर निर्भर नहीं करके सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की नेचर या प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाएंगे, उस सिस्टम के गहन या अविस्तृण या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल रहेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, घनत्व, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल कहलाएंगे, गहन या अविस्तृण गुण के एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेशर में आता है ना, वाष्प दाब हो गया, टेम्परेचर में आ गया हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, बॉइलिंग पॉइंट है। इसके अलावा कौन सा है इसमें, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट, तीनों ही गलनांक है, तीनों टेम्परेचर की वैल्यू। तो टेम्परेचर जब गहन गुण में आ गया तो ये सारी टेम्परेचर की वैल्यू, ये भी हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, ये भी क्या है टेम्परेचर ही ना, तो ये सारे भी किस में रखे जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में रखेंगे। प्रेशर में आ गया जैसे प्राशन दाब आ गया अपना, इसके अलावा वाष्प दाब आ गया, ये सारे भी इसी के अंदर रखे जाएंगे। इसके अलावा अपवर्तनांक होता है, वो भी किस में रखा जाएगा, गहन या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में रखा जाएगा। ये रहेगी सिस्टम की एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखें इसके अंदर नोट लगा के लिखें, नोट लगा के लिखें, क्या देखेंगे इसमें, इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा जाएगा कि कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो या अनुपात का रिजल्ट प्राप्त होगा हमें, वो हमेशा ही क्या रहेगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने ले लिया मास और हमने ले लिया वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन दोनों ही क्या है, मात्रात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है सिस्टम की। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, पता है अपने को, द्रव्यमान अपोन में आयतन क्या होता है, घनत्व होगा। निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये दोनों तो क्या है, एम और वी, दोनों ही क्या है, सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जबकि घनत्व जो है डी, वो क्या है, सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो क्या लिखा जाएगा नोट में, कि किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के रूप में प्राप्त होता है। रेशियो का रिजल्ट हमेशा ही क्या रहेगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेगी। यदि हम पदार्थ को इकाई मात्रा में लेते हैं, जैसे हमने आयतन को यूनिट फिक्स कर दिया कि इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन क्या होता है, 1 सेमी क्यूब रहेगा। तो इकाई 1 सेमी क्यूब, या फिर हम 1 लीटर बोल रहे हैं इसको, तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इकाई आयतन में लेने पर हमें वहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती है। अब मान लीजिए वी इकाई आयतन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को यदि हम इकाई मात्रा में लेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट के रूप में जो प्राप्त होगा वो क्या रहेगी, हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहेगी। आगे समझ में। उसके बाद हमें इसमें नोट के अंदर दो बातें होगी, एक तो इन दोनों का रेशियो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव रिजल्ट प्राप्त होगा, और यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इकाई मात्रा में लेने पर, यूनिट क्वांटिटी में लेने पर भी हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए आप नोट में अपने क्या लिखना है, कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव रहेगी, यानी कि कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मास m1 है, यहाँ पे जो पदार्थ उपस्थित है इतने में उसका द्रव्यमान m2 है, तो इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान क्या रहेगा, m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू m के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो एडिटिव नेचर की होती है, यानी कि यदि एक सिस्टम को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो इस अलग अलग पार्ट्स की जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उसको ऐड करने पे, जोड़ने पर हमें पूरे सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती है। तब हम कहेंगे कि ये कैसी है, एडिटिव नेचर की। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, तो V1 प्लस V2 पूरे सिस्टम का वॉल्यूम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V प्राप्त हो जाएगा। तो कहेंगे दोनों ही क्या है, मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमेशा एडिटिव नेचर या युगात्मक प्रकृति की होती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो युगात्मक प्रवृत्ति की नहीं होती है। एग्जाम्पल देखें इसमें, जैसे कि 2 पार्ट्स में किसी सिस्टम को डिवाइड कर रखा है, इसका टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, तो हम पूरे का टेम्परेचर यानी कि इसका मान लीजिए T टेम्परेचर इसका है, T इसका है, ठीक है, 1 2 नाम नहीं दिया हमने, T इसका है, T इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो पूरे का जो टेम्परेचर रहेगा सिस्टम का वो T के बराबर होगा, न कि T प्लस T के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे डेंसिटी D है, यहाँ पे डेंसिटी D है, तो पूरे सिस्टम की जो डेंसिटी आएगी वो D के बराबर ही होगी, यानी यहाँ जो डेंसिटी है वही डेंसिटी यहाँ है, तो पूरे सिस्टम की डेंसिटी भी D ही रहेगी, इतना ही घनत्व है इसका। ये नहीं बोलेंगे कि D प्लस D इसकी क्या रहेगी, डेंसिटी रहेगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो कैसी होती है, नॉन एडिटिव या अयोगात्मक प्रकृति की होती है। उसके बाद में देखें प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई अपनी सिस्टम की। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम के फंक्शन पढ़ने उससे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे स्टेट ऑफ फंक्शन, सॉरी स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो अवस्था है वो हमें पहले यहाँ पे पढ़नी है। स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर क्या आ जाएंगे, आपके सिस्टम के फंक्शन आ जाएंगे। देखिए इसके अंदर स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या होगा, इसमें आता है कि वे प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम की अवस्था को क्या कर रही है, किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताती हैं, वे प्रॉपर्टीज सिस्टम की अवस्था वेरिएबल यानी स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। तो इसमें आता है स्टेट वेरिएबल, एक नाम आता है स्टेट वेरिएबल। हिंदी में इसको अवस्था वेरिएबल को चर भी बोल देते हैं, कई जगह वेरिएबल है उसको परिवर्तक भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि वे प्रॉपर्टी सिस्टम की वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम की स्टेट के बारे में व्याख्या करती हैं या सिस्टम की स्टेट के बारे में बताते हैं कि सिस्टम कौन सी स्टेट में है, वे प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट वेरिएबल यानी कि अवस्था चर या अवस्था परिवर्तक कहलाती है। सिस्टम की स्टेट के बारे में बताने वाले यानी कि सिस्टम की अवस्था के बारे में बताने वाली प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, स्टेट वेरिएबल कहलाएंगी। और सिस्टम की जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इन तीनों ही प्रॉपर्टीज यानी किसी सिस्टम का ताप, दाब और आयतन, इन तीनों प्रॉपर्टीज के द्वारा हम किसी भी सिस्टम की स्टेट की व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि टेम्परेचर T1 है, फिर T2 हो गया तो सिस्टम है दूसरी स्टेट में पहुंच गया, वॉल्यूम V1 था, V2 होते ही सिस्टम दूसरी स्टेट में पहुंच गया, प्रेशर P1 था, P2 होते ही सिस्टम दूसरी स्टेट में पहुंच गया। तो ताप, दाब और आयतन इन तीनों के द्वारा ही किसी भी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताया जा सकता है। और इन तीनों में से किसी भी एक में यानी सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, जैसे स्टेट वेरिएबल ये बोल देंगे क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो हम सिस्टम की अवस्था की व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इनमें से किसी भी एक में किसी भी स्टेट वेरिएबल में परिवर्तन होने पर सिस्टम की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, या फिर सिस्टम के किसी भी स्टेट वेरिएबल में चेंज होने पर, मान लीजिए दो एक जैसे PV कांस्टेंट है, T में चेंज हो गया, तब भी हम क्या कहेंगे कि सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया है। आगे समझ में, ये थे स्टेट ऑफ सिस्टम। उसके बाद में देखें फंक्शन ऑफ सिस्टम।
फंक्शन ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम में यही है, फंक्शन ऑफ सिस्टम। देखिए इसमें क्या आएगा, सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं ना, जो वही बात है सिस्टम की स्टेट के बारे में बताते हैं ना, वही यहाँ पे फंक्शन माने जाएंगे। जो फंक्शन है यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, दोनों में एक तो रहेगा स्टेट फंक्शन और सेकंड रहेगा पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और सेकंड रहेगा पाथ फंक्शन। तो किसी भी सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के रहेंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को हिंदी में बोलेंगे अवस्था फलन और इसे हिंदी में बोला जाएगा पथ फलन। अब इन दोनों की डेफिनेशन है और इनके जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पे हेडिंग लिखे इसमें स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी जाएगी इसमें स्टेट फंक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अवस्था फलन। फलन इसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं हम, अवस्था फलन। इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि सिस्टम के वे फंक्शन जो सिस्टम की अवस्थाओं पर, सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं। नाम भी इनका स्टेट फंक्शन है, तो वे फंक्शन जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं। स्टेट दो ही होती हैं, एक होती है इनिशियल स्टेट और एक होती है फाइनल स्टेट। जहाँ से सिस्टम है वो अपनी स्टेट में चेंज करना शुरू करता है ना, तो इनिशियल स्टेट होती है, एक क्या होती है, फाइनल स्टेट होती है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के वे फंक्शंस या वे फलन जो सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेट और अंतिम अवस्था फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वे सिस्टम के अवस्था फलन कहलाते हैं। सिस्टम की अवस्था पर निर्भर करते हैं। अवस्थाएं दो प्रकार की होगी, इनिशियल फाइनल, तो ये फलन भी दोनों पे निर्भर करेंगे। तो एक साथ में डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम कि सिस्टम के वे फलन जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट प्रारंभिक अवस्था और फाइनल स्टेट यानी अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं, वे उस सिस्टम के स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन कहलाते हैं। अब इसमें नई बात ये आती है कि जो स्टेट फंक्शन है जितने भी, इन सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में या बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे उन सभी को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, कैपिटल एस से लिखेंगे। एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, इसको कैपिटल एच से लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल यू से लिखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, इसको हम किससे लिखेंगे, कैपिटल जी से लिखेंगे। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसे हम कैपिटल ए से लिखेंगे। आगे समझ में, जितने भी स्टेट फंक्शन है उन सभी को हम कैपिटल लेटर्स में प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सारे हैं वो सिस्टम की ये जो प्रॉपर्टी लिखे हैं ना, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा है, ये सारे के सारे ही सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इस कारण से ये स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल में रखी जाएंगी। अब नेक्स्ट इसमें ये बात आती है कि जो स्टेट फंक्शन होता है, तो स्टेट फंक्शन के चेंज को, जैसे ये आ गया डेल यू इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस में यू आई से लिखेंगे, या फिर इसको एक बीच में और लगाया जो तो यहाँ रहेगा आई से लेकर के फाइनल स्टेट में डेल यू इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस में यू, कैपिटल यू है, यू ऑफ माइनस में यू। ये है किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन में परिवर्तन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हिंदी बोलते हैं यथातथ अवकलज, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के द्वारा इसे व्यक्त किया जाएगा। वो किसी भी अवस्था फलन में परिवर्तन है वो इस प्रकार से लिखेंगे, डेल यू इज इक्वल टू इनिशियल से फाइनल स्टेट यू ऑफ यानी डेल यू अवस्था फलन में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो इसके बराबर रखा जाएगा। इस समीकरण में यू ऑफ और यू आई क्या रहेंगे, तो यू ऑफ का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, सिस्टम की अंतिम अवस्था की ऊर्जा, और ये रहेगी इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा। तो इंटरनल एनर्जी एक अवस्था फलन है क्योंकि इस इंटरनल एनर्जी में चेंज की वैल्यू हम सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू से प्राप्त कर रहे हैं।
तब हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है वो एक क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, ये रहेंगे आपके स्टेट फंक्शन के बारे में। तो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल फाइनल पे सेकंड कैपिटल लेटर्स में प्रदर्शित करेंगे, ये एग्जांपल रहेंगे। और इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इनमें जो चेंज होता है स्टेट फंक्शन में उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा। अब डेल यू की जगह हम डेल एच भी लिखेंगे तो भी वो इसी प्रकार से प्राप्त होगा, डेल एस लिखेंगे तो भी वो इसी प्रकार से प्राप्त होगा। उसके बाद में सेकेंड जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा अपना सिस्टम का पाथ फंक्शन। सेकंड फंक्शन रहेगा पाथ फंक्शन, हिंदी में बोला जाएगा उसे पथ फलन। ठीक है, देखिए इसमें अब जो पाथ फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन है और स्टेट फंक्शन वाली डेफिनेशन से क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। पाथ फंक्शन में देखें इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें रहेगा कि सिस्टम के वेव फंक्शन या वेव फलन जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड नहीं करते बल्कि पथ पे डिपेंड करते हैं। पथ जैसे कि कोई भी सिस्टम है वो ए से चल करके बी में आ गया, सिस्टम जिस पथ से होकर के ए से बी में आया है उस पथ पे निर्भर करेंगे पथ फलन। सिस्टम की अवस्थाएं थी, ए इनिशियल स्टेट, बी है इसकी फाइनल स्टेट। तो जिस पथ से होकर के सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आया है उस पथ पे डिपेंड करने वाले फंक्शन उस सिस्टम के पथ फंक्शन या पथ फलन कहलाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि सिस्टम के वे फंक्शन जो सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उस सिस्टम के उस पथ पर भी निर्भर करते हैं जिस पथ से होकर सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आता है। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है केवल पथ पे डिपेंड करते हैं स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन इसमें क्या लिखा जाएगा कि किसी सिस्टम के वे फंक्शन जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ में सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ उस सिस्टम के उस पथ पर भी निर्भर करते हैं जिस पथ से होकर के सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आते हैं। तो वे फंक्शन यहाँ पे पाथ फंक्शन या पथ फलन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें आता है जैसे ही हमने स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया था वैसे ही पाथ फंक्शन को यहाँ पे स्मॉल लेटर्स से प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें लिखा जाएगा कि पाथ फंक्शन को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स या छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे वर्क है कार्य पाथ फंक्शन है, क्योंकि वर्क है वो इस पथ पे डिपेंड कर रहा है इसलिए वर्क किसमें रखा जाएगा, पथ फंक्शन में रखा जाएगा। स्मॉल लेटर में प्रदर्शित कर दिया, कभी भी वर्क को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसके अलावा जो हीट होती है उसमें उसको क्यू नहीं लेकर के स्मॉल क्यू लिखते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं कि पथ फंक्शन होती है। तो कार्य और उष्मा दोनों ही पथ फलन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में देखें इसमें आएगा कि जो पथ फंक्शन होते हैं उनमें जो चेंज होता है उसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से व्यक्त किया जाता है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से व्यक्त किया जाता है। पथ फंक्शन में चेंज को इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से व्यक्त किया जाएगा। जैसे हमने लिख दिया कि एनर्जी में चेंज हो रहा है Q। ठीक है, एनर्जी में जो चेंज होगा Q इस प्रकार से उसको हम ऐसे लिख देना कि डेल Q एनर्जी में चेंज हो रहा है तो किसके बराबर होगा, वो Q के बराबर। उसमें कभी भी ये नहीं आएगा कि Q ऑफ माइनस में QI, ऐसा कभी नहीं आएगा। सीधा वो किसके बराबर होगा, और ना ही हम यहाँ ये लिखेंगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट है, सीधा ही इसको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि वह डिफरेंशियल जो विदाउट लिमिट किया जाता है, वो क्या लिमिट नहीं लिखी कि कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम, जबकि स्टेट फंक्शन वाले में डिफरेंशियल क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वहां पे हमने लिमिट लिखी थी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पे करके। तो लिमिट में होने वाला विद इन लिमिट में होने वाला डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल और विदाउट लिमिट होने वाला डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। और पाथ फंक्शन है उनकी वैल्यू इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के द्वारा ज्ञात की जाती है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लाइन है इन दोनों के लिए लिखी जाएगी, वो स्टेट फंक्शन के लिए भी और पाथ फंक्शन के लिए भी।
तो उसके लिए आप नोट लगा के लिखेंगे। इसमें आएगा कि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम होता है। चक्रीय प्रक्रम का मतलब है कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है, ए स्टेट से प्रारंभ होता हुआ बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी में आ गया, डी से वापस ए में आ गया। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस होगी। नहीं, वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम एक प्रारंभिक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अंत में अपनी ओरिजिनल स्टेट या मूल अवस्था में रहता है। मूल अवस्था का मतलब जहां से ये चला था। तो वह ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सिस्टम एक स्टेट से चल करके विभिन्न प्रावस्थाओं से होते हुए अंत में अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनमें चेंज हमेशा ही शून्य होगा। यानी कि इसको साइक्लिक स्टेट को हमने ऐसे लिख दिया, गोला बना दिया ना, इसका मतलब साइक्लिक स्टेट है, ये गोला ही तो बन रहा है यहाँ पे। तो साइक्लिक स्टेट है, कोई भी स्टेट फंक्शन लिखे, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी यू लिख लिया, तो इसकी वैल्यू हमें हमेशा ही क्या होती है, जीरो प्राप्त होगी। तो किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, किसी साइक्लिक स्टेट के लिए स्टेट फंक्शन में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही पथ फलन में परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होता है। ये हमने पथ फलन का एग्जांपल ले लिया और एक हमने स्टेट फंक्शन का एग्जांपल ले लिया। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन में परिवर्तन शून्य के बराबर होगा, जबकि पथ फंक्शन के लिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में परिवर्तन है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। ये थी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट लाइन। ये रहेंगे आपके सिस्टम के फंक्शन, स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि वह क्रिया जिसके द्वारा सिस्टम एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ जाएगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो हो रही है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाएं तो आइसोथर्मल बन जाता है, कांस्टेंट दाब पे करवाएं या कांस्टेंट आयतन पे करवाते हैं। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस भी इसी के अंदर टाइप में रखा जाएगा। इसके अलावा उत्क्रमणीय प्रक्रम है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये सारे इसके अंदर इसके प्रकार रहेंगे। इन सभी की डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।